नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। हर एक के जीवन में कुछ-कुछ ऐसी घटनाएँ ज़रूर घटती हैं, जब उसे लगता है कि उसका जाने-अनजाने अपमान हो रहा है या अपमानित किया जा रहा है। कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम अपने ही हालात से कुछ इतने दुखी होते हैं, बेबस होते हैं, लाचार होते हैं कि किसी की जाने-अनजाने में कही हुई कोई बात भी चुभ सकती है। तो उसने इंटेंसली आपका अपमान किया ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगता आपको ऐसा ही है कि जैसे आपको टारगेट किया गया है या आपकी जो बेबसी है, आपकी जो लाचारी है, आपकी जो विवशताएँ हैं, एक तरीके से उनको ढाल बना कर के या उनको निशाना बना कर के आपको अपमानित किया जा रहा है। और इस तरह के अपमान आपको जीवन में कई बार सहने पड़ते हैं। कई बार आपको चुप रहना पड़ता है, कई बार आप उसका प्रत्युत्तर भी देते हैं, कई बार प्रतिकार भी करते हैं। लेकिन अधिकांशतः तो जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं या काम सीख रहे होते हैं या जो आपकी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनके मद्देनज़र आप चुप करके रह जाते हैं, अपमान को सहन कर लेते हैं, उसको भुलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी घटनाएँ ऐसी होती हैं जो समय के साथ-साथ भुला दी जाती हैं। कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत आपके साथ चलती हैं, बल्कि वो घटनाएँ ऐसी होती हैं जो आपका जीवन, आपका दर्शन, आपके सोचने-समझने की पूरी जो तौर तरीके होते हैं उनको बदल करके रख देती है। कई घटनाएँ ऐसी भी होती हैं जब आप जीवन में संकल्प लेते हैं कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। वैसे तो जैसे आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत होंगे, बहुत सारे किस्से कहानियाँ होंगे, बहुत सारी घटनाएँ होंगी, ऐसे ही सबके जीवन में होती हैं। मेरे जीवन में भी हुई है। ये 80 के दशक की बात है, जब मेरा पत्रकारिता जीवन बिल्कुल शुरू ही हो रहा था। मेरठ की बात है, दैनिक प्रभात नाम से सांध्यकालीन अखबार निकलता था, बल्कि कहूँ कि दोपहर बाद वो प्रकाशित होता था। छिपी टैंक पर उसका दफ्तर था और वी से विनोद, विशंबर सहाय विनोद उसके प्रधान संपादक हुआ करते थे। 4 पेज का अखबार था वो। और सांध्यकालीन अखबारों का कंटेंट कैसा होता है, खबरें कैसी होती हैं, ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। थोड़ा-सा नमक, मिर्च और कुछ चटखारे लेते हुए सनसनीखेज तरीके से कुछ हेडिंग्स लगाना, अखबार को बेचने की कोशिश करना। उस समय दैनिक प्रभात मेरठ में सिरमौर माना जाता था, बाकी सांध्य दैनिकों की तुलना में वो अच्छा चलता था। कई दूसरे अखबार भी थे, उनमें महाराष्ट्र भी था, द हिंदू भी था, द हिंदू नहीं, हिंदू था, इसके अलावा युवा रिपोर्टर था और हमारा युग था, मेरठ समाचार था। बहुत सारे अखबार निकलते थे, कई के तो मैं नाम ले नहीं पाऊँगा क्योंकि याद नहीं आ रहे हैं। तो मैंने दैनिक प्रभात से अपना करियर शुरू किया था। बीए कर लिया था मेरठ कॉलेज से, फिर आईटीआई से टर्नर का एक डिप्लोमा भी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मैं रम नहीं पाया और डिप्लोमा पूरा होने से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मैंने वो छोड़ भी दिया और 4-6 महीने टिक जाता तो एक डिप्लोमा आईटीआई से भी हो जाता। लेकिन शायद विधाता को कुछ और मंज़ूर था। लेथ मशीन के बीच में खड़ा होकर के काम करना शायद उसने तय नहीं किया था। तो मैंने अखबार जॉइन किया, वहाँ पर मैं सीख रहा था और ये सौभाग्य की बात थी कि शिव कुमार गोयल जैसे बहुत ही सीनियर पत्रकार और राइटर वहाँ पर बैठा करते थे।
वो विनोद जी के मित्र हुआ करते थे। विनोद जी की तो डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वो जो विनोद जी के बेटे थे, प्रमोद विनोद और सुबोध विनोद, उन दोनों को एक तरीके से कोऑपरेट करते थे, सहयोग करते थे। तो हमारे जैसे बच्चों को भी, जो नए आए थे, उनको भी शिव कुमार गोयल जी की छत्र छाया में बैठ कर के सीखने का अवसर मिल रहा था। अब गोयल जी तो चूँकि पिलखवा जाने होते थे, तो वो थोड़ा जल्दी निकल जाते थे। 3 बजे के आसपास वो निकल जाते थे। उसके बाद रहते थे सुबोध जी। प्रमोद जी की भी डेथ हो गई थी, शायद कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी मिसेज़ बैठती थी, सुबोध बैठते थे, हम बैठते थे। हमारे कई संगी साथी दैनिक प्रभात से एक तरीके से कामकाज सीख रहे थे। नीरज कांत राही हुए, बर्थवाल हुए, इसके अलावा पुष्पेंद्र शर्मा शुरू में बैठते थे, बाद में वो दुबई चले गए थे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में। तो वहाँ पर सुबोध जी ही थे जो बताते थे या सिखाते थे। अब मैं साइकिल से आता था, गाँव से करीब 12-18 किलोमीटर चल कर के आता था। 12 किलोमीटर तो वहाँ से गाँव से बेगमपुल पड़ता था, फिर 3-4 किलोमीटर आगे पड़ता था और उतना ही फिर शाम को वापस गाँव भी जाता था। यानी रोज़ाना कम से कम 36 किलोमीटर तो ये आना-जाना था और बीच में कहीं रिपोर्टिंग के लिए भी जाना होता था, तो भी साइकिल पर ही जाते थे। तो रोज़ाना की जो साइकिल की हमारी चलाने की गतिविधि थी, वो 50 से 60 किलोमीटर हो जाती थी। बहरहाल वो तो एक अलग बात है, पर जो प्रकरण जिसको बताने के लिए मैंने ये प्रोग्राम किया है, वो ये था कि एक दिन सुबोध जी ने कहा कि शाम को थोड़ा रुको, कुछ बताऊँगा न्यूज़ के बारे में, कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में। रुक गए, अंधेरा जल्दी हो जाता था और अंधेरे में साइकिल चला कर के आपको गाँव भी लौटना है, तो ये एक चिंता थी दिमाग में। लेकिन जब शाम को 6 बज गए, तो मेरी चिंता थोड़ी और बढ़ गई, तो मैंने सुबोध जी के दफ़्तर में जाकर के पूछा कि सुबोध जी आप कुछ बताने वाले थे। उनके दोस्त बैठे हुए थे उनके बराबर में, सन्नी सरदार जी थे। तो वो सरदार जी की तरफ देख कर के कुछ अजीब तरीके से हँसे और वो जो उनकी हँसी थी वो मुझे पसंद नहीं आई, कहीं चुभ गई। मुझे लगा कि ये मुझ पर किसी तरह से हँस रहे हैं, कुछ बात की होगी दोनों ने आपस में और वो जो घटना थी, उसने आप कह सकते हैं कि मुझे भीतर तक परेशान किया और उस घटना ने मुझे पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। वो घटना थी जिसने ये संकल्प लेने को विवश कर दिया कि भई अब तो सब कुछ स्वयं ही सीखना है और इतना सीखना है, इतना आगे बढ़ना है कि ये अगर ये मुझ पर हँस रहे हैं, इंटेंसली हँस रहे हैं, तो इनको भी इसका उत्तर मिल जाए। और होता है ना कई बार आप संकल्प ले लेते हैं कि नहीं अब तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि कोई आप पर इस तरीके से हँसे, आपकी लाचारी पर, आपकी विवशता पर हँसे। तो ये घटना थी, बहुत सारी और भी घटनाएँ हुई हैं, उन सब का उल्लेख करने बैठूँगा तो प्रोग्राम घंटों में चला जाएगा। लेकिन कम से कम एक घटना वो ऐसी थी, जिसने मुझे बदला और उसके बाद मैंने जितने भी सीनियर पत्रकार थे मेरठ में, वो चाहे दैनिक प्रभात के साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनके मैं नाम भी ले सकता हूँ। उन सब से मैंने सीखा और चाहे अनिल बंसल हों, जनसत्ता के उस समय संवाददाता हुआ करते थे, धर्मवीर प्रेमी जो हिंदुस्तान के संवाददाता हुआ करते थे। हिंदुस्तान से, नवभारत टाइम्स से कई सीनियर जर्नलिस्ट मेरठ में तैनात रहते थे और भी कई सीनियर लोग थे, उन सब से सीखा
उनका जो लिखा हुआ समाचार था वो पढ़ते थे, गुनते थे, पता चलता था कि किसी खबर को किस तरीके से लिखा जाता है या विश्लेषण कैसे किया जाता है। बाद में दैनिक प्रभात भी छूटा क्योंकि धर्मवीर प्रेमी ने दैनिक जागरण में मंगल जायसवाल जो सहायक संपादक थे उनसे बात की थी मेरे बारे में। फिर दैनिक जागरण में रहा, 11 साल रहा और अलग-अलग पदों पर रहा और बहुत ज़िम्मेदारी के काम वहाँ सौंपे गए। जितना दैनिक प्रभात में रहते हुए सीखा उससे कई गुना दैनिक जागरण में रहते हुए सीखा। और दैनिक जागरण के बारे में तो कहा जाता था कि उससे बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर और कोई नहीं है। वहाँ से आप उसे आप लॉन्चिंग पैड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ अपना करियर भी बना सकते हैं। दैनिक जागरण में हालाँकि वेतनमान कम थे, लेकिन उससे तो बेहतर थे जो दैनिक प्रभात में उस समय मिलता था। दैनिक प्रभात की जो शुरुआती सैलरी थी, वो जान कर के आप हैरान रह जाएँगे। पहली सैलरी जो मुझे मिली थी वो ₹150 मिली थी। ये 80 के दशक की बात। ख़ैर वहाँ मैं ज़्यादा रहा भी नहीं, 2 ढाई साल रहा होऊँगा। उसके बाद दैनिक जागरण चला आया और शायद 86 में मैं दैनिक जागरण में आ गया था और उसके बाद 97 तक रहा मेरठ में। सिटी में रहते हुए क्राइम रिपोर्टिंग, नगर निगम, बहुत सारे डिपार्टमेंट देखे। इसके अलावा सिटी चीफ भी रहा, यानी ज़िले का इंचार्ज रहा, फिर प्रादेशिक का इंचार्ज रहा और उसके बाद फिर चंडीगढ़ जाने का मौका मिला अमर उजाला में। चंडीगढ़ में स्टेट ब्यूरो में ब्यूरो चीफ रहा और फिर बाद में जब अमर उजाला वहाँ शुरू हुआ, तो उसका इंचार्ज भी रहा, यानी एडिटोरियल इंचार्ज मैं ही था। बाद में एक समाचार संपादक वहाँ लगाया गया और फिर मेरा ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली नेशनल ब्यूरो में हुआ। तो बेशक जो हमारा शुरुआती अखबार था वो दैनिक प्रभात था, लेकिन वहीं वो घटना भी हुई जिसने हमें संकल्पित किया, हमारा जीवन बदला और ये तय हुआ वहीं से कि आगे बढ़ना है। बाद में एक घटनाक्रम हुआ, उसका ज़िक्र कभी बाद में करेंगे। हरिभूमि में स्थानीय संपादक था मैं, रोहतक में और तब मुझे अप्रोच किया गया अमर उजाला के जो डायरेक्टर्स में से एक रहे अजय अग्रवाल के द्वारा कि हम मेरठ में डीएलए अखबार शुरू कर रहे हैं और चूँकि मेरठ का आपका अनुभव है, तो आप डीएलए में संपादक बन करके आइए। मैं उनका अनुरोध ठुकराना नहीं चाहता था, पुराने संबंध थे। तो लेकिन हरिभूमि वाले भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसके बावजूद मैं गया और देखिए, नियति देखिए, जब मैं दोबारा से बहुत सारे सालों के बाद वापस मेरठ लौटा, उन्हीं सुबोध कुमार विनोद ने, जिनकी हँसी से मुझे चोट पहुँची थी, उन्होंने मुझे सपरिवार अपने यहाँ डिनर पर बुलाया। तो ये नियति होती है और मुझे अच्छा भी लगा कि शायद वो जो घटना हुई थी, वो मुझे लगी कि वो मुझ पर हँस रहे हैं, पर शायद उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।